फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल द मौर्य IFT क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, असेसमेंट एंड ऑडिट GST में जो सीरीज चल रही वीडियो की, उसके दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट कितने प्रकार का होता है। उसमें हमने 4 असेसमेंट को दिखाया था उस वीडियो में, जिसमें कि पहला सेल्फ असेसमेंट, दूसरा प्रोविजनल असेसमेंट, थर्ड जो था वो बेस्ट जजमेंट था और फोर्थ जो था वो समरी असेसमेंट था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने 2 असेसमेंट कवर किए थे, सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। इस वीडियो में हम बाकी के जो 2 असेसमेंट हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और समरी असेसमेंट को हम कवर करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक टैक्स पेयर्स की जो एक मेंटालिटी होती है उसको मैं आपको रखना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार हम लोग जब GST में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमारी ये मानसिकता है कि जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दें। कैंसिल करा देंगे तो हम सब कुछ से मुक्त हो जाएंगे, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हमें किसी प्रकार की कोई भी जो GST में लायबिलिटी वो पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि जब आप GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं तो उसके पहले प्रॉपर ऑफिसर जो कि आपके रिटर्न के ऊपर नज़र गड़ाए रहता है, यदि आपका टैक्स लायबिलिटी यदि बनता है तो उस केस में आपका वो असेसमेंट करता है बेस्ट जजमेंट की बेसिस पर। सेकेंड कैटेगरी में ये होता है कि बहुत सारे लोग जिनका कि टर्नओवर 40 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, जो गुड्स की कैटेगरी में आते हैं या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, यदि उनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाता है, लेकिन वो चालाकी में GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, सोचते हैं कि कौन ये सब कंप्लायंसेस का बर्डन झेलेगा, इससे अच्छा है कि हम GST में रजिस्ट्रेशन ही ना कराएं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि कभी ना कभी आपका ये जो फैक्ट है जो आप छुपा रहे हैं ये पता लग जाएगा, और पता लगने के बाद जिस समय आपका टर्नओवर क्रॉस किया था उस समय से लेकर के जब ये सच्चाई सामने आएगी तब तक का आपका टैक्स लायबिलिटी आपसे वसूला जाएगा, साथ में आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, लेट फीस लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब केसेस में क्या होता है कि एक प्रॉपर ऑफिसर वो आपका असेसमेंट करता है। असेसमेंट का मतलब होता है कि टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना। वो खुद आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालता है और वो टैक्स लायबिलिटी बेस्ट जजमेंट बेसिस पे निकालता है, यानी खुद वो अपने लेवल पर वो आपके जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है या फिर असेसमेंट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको कलेक्ट करके वो खुद असेसमेंट करता है। तो हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 62 में बेस्ट जजमेंट के लिए 2 सिनारियो हमने यहाँ पे इसमें कवर किया हुआ है। पहले सिनारियो में वो लोग आते हैं जो कि जिनको की ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन वो अपना रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है उसको भी वो फॉलो नहीं करते हैं। तो पहले कैटेगरी में है जो डिफॉल्टर हैं, उनके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है। दूसरी कैटेगरी में अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिनके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 में प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच ही हैज गैदर्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियो। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका असेसमेंट करता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है उसको लेकर के या कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालता है, जिसको कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिनारियो क्या है? नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। जो लोग रिटर्न अपना फाइल नहीं करते हैं उनको नॉन फाइलर्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं? अब देखिए, नॉन फाइलर्स किसको हम बोलेंगे? तो पहला है कि फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 एंड 45। सेक्शन 39 में मंथली और क्वार्टरली रिटर्न आता है, यानी मंथली और क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने का ड्यू डेट सेक्शन 39 में स्पेसिफाइड किया गया है। उस डेट तक यदि कोई भी टैक्सेबल पर्सन GST में अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वो नॉन फाइलर्स माना जाता है। सिमिलरली, यदि किसी फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिटर्न है उसका ड्यू डेट सेक्शन 45 में कवर होता है, यदि आप उस ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं सेक्शन 45 में, तो उस केस में आप नॉन फाइलर्स माने जाएंगे।
अब आप नन फाइलर्स हो गए, आपको प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, नोटिस भेजता है। नोटिस भेजता है कि आप अपने रिटर्न को 15 डेज के भीतर आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। इन केस यदि आपने उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46 बाय द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी नोटिस आपको इशू किए हैं सेक्शन 46 में, यदि उसका 15 दिन के अंदर रिप्लाई आप नहीं करते हैं तो आप नन फाइलर्स माने जाएंगे। ठीक है, तो अब आप नन फाइलर्स जब माने गए और आपने नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं किया तो उस केस में अब आगे का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर ऑफिसर इनिशिएट करेगा, यानी कि वो असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा। असेसमेंट ऑर्डर निकालने के बाद वो खुद आपका असेसमेंट करेगा। असेसमेंट ऑर्डर की जो टाइम लिमिट होती है वो 5 साल होती है। विदिन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। सेक्शन 44 में जो एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है उससे 5 साल के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो असेसमेंट ऑर्डर निकाल करके आपकी टैक्स लायबिलिटी को खुद कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं कि 5 साल का जो पीरियड है वो कब से काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है फाइनेंशियल 21-22 का, उसका जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है। तो 5 साल जो काउंट होगा वो 31 दिसंबर 2023 से काउंट होगा, जो कि 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। यानी कि इस 5 साल के भीतर प्रॉपर ऑफिसर आपको असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। इसके बाद विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। इन केस यदि आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है और यदि आप 30 दिन के अंदर, यहाँ पे लिखा है इफ डिफॉल्टर फाइल वैलिड रिटर्न विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर देन द असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन। ठीक है, यदि आप 30 दिन के अंदर अपना रिटर्न जो भी जिस पीरियड का रिटर्न है यदि उसको आप फाइल कर देते हैं, वैलिड रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपका जो असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया है वो विथड्रॉ हो जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि इंटरेस्ट और लेट फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जितना भी डिले होगा उस पीरियड का इंटरेस्ट और लेट फीस आपको पेमेंट करना होगा। आपका असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ हो जाएगा लेकिन ये पे करना पड़ेगा। अब प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसके बेसिस पे वो असेसमेंट ऑर्डर निकाल करके आपका असेसमेंट करता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करता है। तो उसमें देखिए बेसिकली आउटवर्ड सप्लाईज एज पर जीएसटीआर है। जीएसटीआर 1 में जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज उस पीरियड में रिपोर्ट करी है उसको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेता है। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एज पर जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2A से जो इंफॉर्मेशन होती है इनपुट टैक्स लायबिलिटी या फिर इनपुट टैक्स जो आपने परचेस किया हुआ है उसका डिटेल और उसकी टैक्स दोनों जो है ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 2B में सेव हो जाता है। यहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ईवे बिल से भी वो जीएसटीआर 1 की इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि क्या उसमें टर्नओवर रिपोर्ट की गई है, किसको रिपोर्ट की गई है। तो ईवे बिल से भी वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल सकता है। और लास्ट में यदि कोई इंस्पेक्शन हो रखी है अंडर सेक्शन 71 में तो वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हमें मिल सकता है तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट। तो सेकेंड सिनारियो है बेस जजमेंट का, वो है अनरजिस्टर्ड पर्सन का। अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो बेस जजमेंट होता है वो सेक्शन 63 में किया जाता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसका कि टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से, एक थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस करता है गुड्स और सर्विसेज के केस में, लेकिन वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। वो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन नहीं करता है, उसको इंटेंशनली छोड़ देता है या फिर वो भूल जाता है, तो वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कहलाता है। सेकेंड है कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल अंडर सेक्शन 29(2). इसमें ऐसे टैक्स पेयर्स आते हैं जिनको कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पहले से मिल चुका है लेकिन उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन 5 कारणों की वजह से कैंसिल हो चुका है, तो वो लोग भी अनरजिस्टर्ड पर्सन माने जाएंगे। तो क्या 5 कारण होता है? कंट्राविन प्रोविजंस ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा पर्सन जो कि जीएसटी के रूल्स और रेगुलेशंस को या प्रोविजंस को क्या करता है? कंट्रावीन करता है, उसके अगेंस्ट में जाकर के काम करता है। ठीक है, तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है।
सेकेंड है कि कोई भी कंपोजिशन डीलर जो सेक्शन 10 में कवर होता है, यदि वो अपना 3 कंसेक्यूटिव पीरियड यानी कि 3 क्वार्टर यदि वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है या टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में भी उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। रेगुलर डीलर है जो कि अपना रिटर्न 6 महीने तक उसने फर्निश ही नहीं किया, फाइल नहीं किया, तो भी उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वॉलंटरी रजिस्टर्ड बट बिजनेस नॉट स्टार्टेड विद इन 6 मंथ। अब जो पर्सन सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में जीएसटी में वॉलंटरीली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन उसने अपना बिजनेस 6 महीने के अंदर स्टार्ट ही नहीं किया, तो उसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लास्ट है अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट और विलफुल बाय फ्रॉड विलफुल मिस स्टेटमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ फैक्ट। यदि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कोई भी जो फैक्ट है उसको छुपा करके या फिर कोई भी मिस स्टेटमेंट दे करके या फ्रॉड करके आपने यदि रजिस्ट्रेशन ले रखा है, यदि बाद में वो उसका खुलासा होता है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो 2 तरीके से पर्सन अनरजिस्टर्ड माना जाता है, और अनरजिस्टर्ड जब भी माना जाता है तो उस केस में वो पर्सन टैक्स पेमेंट के लिए लायबल होता है, यानी कि उसका यदि वो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया लेकिन उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है। यदि पर्सन जिसका टर्नओवर क्रॉस हो गया तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, ठीक है। तो लायबल टू पे टैक्स, ये जो पर्सन है वो टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है, तो उस केस में क्या होगा कि द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इस पर्सन का टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा अंडर सेक्शन 63 में बेस्ड जजमेंट बेसिस पर, ठीक है। तो क्या प्रोसेस अपनाएगा, तो स्टेप फॉलोड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर देखिए बेस्ड जजमेंट करने से पहले वो क्या करता है, 2 चीजें करता है। पहला, नोटिस आपको इशू करेगा, नोटिस आपको भेजेगा कि आपका ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है, इतना इंटरेस्ट बन रहा है, इतना लेट फीस बन रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन्स हैं और आपके ऊपर ये लायबिलिटी बन रही है। तो आपसे वो उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उसका रिप्लाई मांगेगा। तो रिप्लाई जो देनी है आपको 15 दिन के अंदर देनी है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको वो नोटिस भेजेगा और आपको इन पर्सन, मतलब आप खुद उस प्रॉपर ऑफिसर के पास जाकर के आप जो प्रेजेंट होकर के आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप नोटिस की रिप्लाई भेज सकते हैं, इन पर्सन भी आप वहां जाकर के रिप्लाई दे सकते हैं या आप रिटर्न में दे सकते हैं। यदि आप 15 दिन के अंदर इस नोटिस की रिप्लाई नहीं भेजते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर एक असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ। जैसे हम लोग नॉन फाइलर्स के केस में देखे थे कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 5 साल के अंदर आपको इशू किया जाएगा, पास किया जाएगा, और ड्यू कब से लिया जाएगा। लास्ट असेसमेंट समरी असेसमेंट है जो कि सेक्शन 64 में कंप्लीट किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। समरी असेसमेंट एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के प्रायर परमिशन के द्वारा ही इसको कंप्लीट किया जा सकता है। यदि इनका अप्रूवल मिलता है तब प्रॉपर ऑफिसर इसे कंप्लीट करेगा। उसमें किस केसेस में समरी असेसमेंट किया जाता है, समरी असेसमेंट यदि कोई टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू पे द टैक्स लायबिलिटी, यदि किसी भी पर्सन को यदि टैक्स लायबिलिटी पे करना है, यानी वो उस पर्सन के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी ड्यू है, ठीक है, और उसको प्रॉपर ऑफिसर ने जान लिया, समझ लिया कि नहीं इसको टैक्स पे करना है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर ऑफिसर को के पास एक सफिशिएंट ग्राउंड है कि यदि वो असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और जो भी ड्यू है उसके ऊपर उसको निकालने के लिए यदि वो असेसमेंट ऑर्डर इशू करता है और यदि उसमें डिले होता है तो डिपार्टमेंट को जो रेवेन्यू का जो लॉस होगा उसको बचाने के लिए वो क्या करेगा कि समरी बेसिस पे एक असेसमेंट करेगा और करने के बाद वो टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके और इस रजिस्टर्ड पर्सन से रिकवर करेगा। तो इन 2 केसेस में समरी असेसमेंट होता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, और दूसरा है द पर्सन हैज टू पे द टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए असेसमेंट ऑर्डर यदि मान लीजिए इशू हो जाता है समरी असेसमेंट ऑर्डर, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी उसको कैंसिल करा सकते हैं। तो कैंसिल कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल एक एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास 30 दिन के अंदर। जिस दिन आपको समरी का असेसमेंट ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर यदि आप एप्लीकेशन
फाइल कर देते हैं कि हाँ मैं इस असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कराना चाहता हूँ और इस रीजन की वजह से मैं इसको करना चाहता हूँ, तो उस केस में एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर आपके असेसमेंट ऑर्डर को समरी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है कि इफ ही फाइंड सच ऑर्डर टू बी एरोनियस, यदि ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को लगता है कि जो समरी असेसमेंट ऑर्डर निकाला गया है वो गलती से निकाल दिया गया है, तो उस केस में भी उसको विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में जो प्रोसेस दिया हुआ है टैक्स लायबिलिटी को निकालने के लिए उसको जरूर फॉलो करेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा और निकाल करके आपसे टैक्स का रिकवरी करेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, समरी असेसमेंट में इस तरीके से सेक्शन 64 में असेसमेंट की जाती है। तो समरी में जो भी हमने ऊपर पढ़ा यानी बेस जजमेंट पढ़ा, उसके बाद हम लोग लेट्स से दैट की 2 प्रकार के सिनेरियो हमने पढ़े थे बेस जजमेंट में, तो उस केस में समरी असेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है। आपको डिटेल में असेसमेंट ना करके समरी असेसमेंट बेसिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल करके आपसे रिकवर किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार के असेसमेंट हमने डिस्कस करे। आई होप कि मैंने ये चारों असेसमेंट आपको अच्छे से समझा पाया, बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी। फ्रेंड्स, यदि इसमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। इसके बाद दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते रहे ताकि हम आपके लिए इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।